When you talk about Bihar, it's like पागलपन. बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। अब एक बिहारी 100 पे भारी नहीं बल्कि 100 बीमारी हो गया है। इंडिया का क्राइम कैपिटल, जहाँ पर रोड बनने से पहले रोड चोरी हो जाती है, रेलवे ट्रैक चोरी होते हैं, पूरे के पूरे 60 फीट 80 फीट के ब्रिज चोरी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नाव से जाते हैं और उस नाव के नीचे जो तालाब होता है वो भी चोरी हो जाता है। लोग ज्वेलरी शॉप पे गोल्ड लेने के बहाने मुंह में गोल्ड दबा के गोल्ड चोरी करते हैं। पूरे स्टेट के टॉपर सब्जेक्ट का नाम नहीं बोल पाते। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिशियन शपथ लेते हुए शपथ नहीं ले पाती। जब भी कोई ट्रेन बिहार से निकलती है तो लोगों को डर लगता है कि हमारा सामान चोरी ना कर ले, हमारे साथ मारपीट ना कर ले। जब किसी हरियाणा वाले को हरियाणवी बोलो, किसी गुजरात के सिटीजन को गुजराती बोलो तो वो प्राउड फील करता है। लेकिन बिहार के बंदे को आज बिहारी बोलना गाली बन गया है। बिहार अगर आज एक अलग देश होता तो जापान मेक्सिको के साइज का होता और पूरे वर्ल्ड का 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड की बॉटम 5 में होती, जहाँ पर सूडान, सोमालिया जैसी हद गरीब कंट्रीज भी बिहार से आगे होती। इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम 2,28,000 रुपए है, जबकि बिहार की सीधा 1/3 66,000 रुपीज, यानी एक एवरेज बिहारी महीने के सिर्फ 6,000 रुपए कमाता है। आज बिहार के लोग अपने ग्लोरियस पास्ट को लेके प्राउड तो फील करते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बिहार के लोगों के ऐसे हालात सिस्टमैटिकली ओवर द सेंचुरीज हुए हैं, जहाँ पर पहले बाहर वालों ने जख्मी किया है और फिर अपनों ने ही मार दिया है। कैसे, देखते हैं आज की वीडियो में। 1980 में इकोनॉमिक एनालिस्ट आशीष बोस ने देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एक लेटर लिखा, हाईलाइटिंग 4 ऐसे स्टेट्स जो कि बाकी स्टेट से काफी पीछे चल रहे थे, और इन चारों स्टेट्स को आशीष ने बीमारू स्टेट्स का नाम दिया। ये 4 थे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन आज बाकी तीनों स्टेट्स की अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। यूपी में IT पार्क्स बन गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। राजस्थान आज वेडिंग डेस्टिनेशन और टूरिज्म का हब बन गया है, और मध्य प्रदेश में भी काफी फैक्ट्रीज लग गई है जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। किडनैपिंग केसेस में बिहार 3rd पर आता है, मर्डर केसेस में 2nd पर, और ATM फ्रॉड, धर्म के नाम पर दंगे, पुलिस पर अटैक करना, लैंड डिस्प्यूट्स, इन सभी में बिहार पूरे इंडिया में टॉप पर आता है। लेकिन शुरुआत से ऐसे हालात नहीं थे। बिहार एशियन टाइम्स में पूरे इंडिया का एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सेंटर था। वाल्मीकि की रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट का शून्य, इंडियन फ्लैग का अशोक चक्र, सब बिहार से आता है। नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला, जिसे देखने पूरी दुनिया से थिंकर्स आते थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। इंडिया को गोल्ड मेडल कहलाए जाने में एक मेजर रोल रखने वाला बिहार, उसकी आज इमेज ऐसी हो गई है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। अब एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हर स्टेट जब सेंटर को 1 रुपए देता है तो उससे सेंटर से खर्चने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जब सेंटर को 1 रुपए देता है तो उससे खर्च करने के लिए 0.08 पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पूरे इंडिया की GDP में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। और दूसरी तरफ बिहार, जो कि इंडिया की GDP में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उससे पैसे कितने मिलते हैं? 1 रुपए पर उससे 7 पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। तो आखिर ये पैसे जा कहां रहे हैं? इनफैक्ट बिहार का एजुकेशन बजट भी 60,000 करोड़ है, लेकिन बिहार की लिटरेसी रेट्स वो इंडिया में सबसे कम है। कैट से लेकर नीट तक सारे पेपर लीक हो जाते हैं, रिस्केड्यूल होते हैं। बिहार में म्यूजिक सब्जेक्ट का स्टेट टॉपर गणेश बेसिक सुर और ताल की मीनिंग बता नहीं पा रहा है। इकोनॉमिस्ट जॉन रेस ने 2023 में बिहार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में सर्वे किया था, जिसके रिजल्ट बहुत शॉकिंग आए थे। स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 20% बच्चे अटेंडेंस दे रहे थे। 90% स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, प्लेग्राउंड नहीं था, लाइब्रेरीज नहीं थी, और सबसे तगड़ी बात 9% में तो बिल्डिंग तक भी नहीं थी। बिना बिल्डिंग के स्कूल बना हुआ है। ये है गैप इंडिया की लिटरेसी और बिहार की लिटरेसी का, जो इंडिपेंडेंस से लेकर 2000 तक कॉन्स्टेंटली बढ़ते गया है। तो आखिर फिर सेंटर के दिए हुए 7 रुपए या फिर एजुकेशन के लिए 60,000 करोड़ का बजट या फिर जा कहां पे रहा है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी ब्रेक डाउन करते हैं 3 ऐसे रीजंस जिसने बिहार को ओवर सेंचुरी तहस नहस कर दिया है। स्टार्टिंग विद नंबर 1। अंग्रेजों ने पूरे इंडिया के साथ गलत किया है, लेकिन बिहार के साथ तो बहुत ही गलत किया है। 1793 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रोविंस में परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी लगा दी, जिसके अंडर बिहार भी आता था। उस टाइम एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स का कम टैक्स कलेक्ट हो रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट निकाला, जहाँ पर फार्मर्स को ब्रिटिशर्स को फिक्स टैक्स देना था, चाहे आपकी जमीन में 1 किलो गेहूं उगे, चाहे 1000 किलो। ब्रिटिशर्स के तो पैसा ही पैसा होगा। और ये टैक्स कलेक्ट करने का काम ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को दे दिया। अब इससे हुआ क्या कि जिस टाइम में फसल अच्छी नहीं उगती थी, तो छोटे छोटे फार्मर्स को लोन लेके जमींदारों को पैसे देने पड़ते थे, और इवेंचुअली ऐसा टाइम आता था जब उनके पास पैसे होते ही नहीं थे, जिसके बाद जमींदारों ने मारपीट करके, उनसे लूटपाट करके किसी भी पैतरे से उनकी जमीन हड़प लेते थे। और यहीं से बिहार का क्लास बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट टाइम शुरू हो गया था। एट द सेम टाइम मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में ये सिस्टम प्रोग्रेसिव था, यानी जितनी आपकी फसल होती है उतने आपको टैक्स देना था, लेकिन बिहार में ये टैक्स फिक्स था। इस जमींदारी सिस्टम को इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में हटा तो दिया था। इनफैक्ट बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको एबॉलिश किया, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट अगले 50 साल तक भी बिहार में दिखता रहा। नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने एक रिपोर्ट निकाली जहां उन स्टेट्स को कंपेयर किया जहां टैक्स फिक्स था और जहां पर प्रोग्रेसिव था, और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। बिहार जैसे स्टेट्स जहां पर टैक्स फिक्स था वह 1960s में एग्रीकल्चर यील्ड कम हुई, 1980s में लोअर लिटरेसी रेट्स थी, 1990s में हायर मोर्टेलिटी रेट्स थी, और एट द सेम टाइम ज्यादा किडनैपिंग, मर्डर्स और रेप भी हुए। और इसी के साथ साथ शुरू हुआ सेकंड रीजन जहां पर अंग्रेजों को नहीं हमारे अपनों का याद था। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने देखा कि अगर फैक्ट्रीज की ग्रोथ करवानी है तो उन्हें रॉ मटेरियल सस्ता मिलना जरूरी है, साथ ही साथ उनके माल को बेचने के लिए उनका पोर्ट्स के पास और बड़े शहरों के पास भी होना जरूरी है। लेकिन जो इन फैक्ट्रीज को मिलने वाला रॉ मटेरियल था वो तो गिने चुने स्टेट्स में ही था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फिर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी निकाल दी। यानी आपकी फैक्ट्री चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको रॉ मटेरियल किसी भी स्टेट से सब्सिडाइज रेट पर मिल जाएगा। और बिहार इन स्टेट्स में था जहाँ पर रॉ मटेरियल था। बिहार के पास 40% कोल, 32% बॉक्साइट, 59% कॉपर और 17% आयरन ओर्स थे। बिहार के पास ले देख के एक एडवांटेज था कि जो फैक्ट्रीज है वो मिनरल्स की माइंस के पास ही खुलेगी। लेकिन जब बिजनेसमैन को पॉलिसी की वजह से माल सेम रेट पर मिलने लग गया तो उन्होंने फैक्ट्रीज चेन्नई, मुंबई, गुजरात में लगाई, क्योंकि ये बड़े शहर है जहाँ पर लोकल डिमांड भी है और यहाँ से पोर्ट्स भी पास है जिससे माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा पहले बिहार में फैक्ट्री लगाने वाला था लेकिन पॉलिसी के बाद नहीं लगाई, और सिर्फ इस एक पॉलिसी की वजह से बिहार में आज तक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई है। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन बिहार में 1991 से 1998 8 सालों में से 0.1% इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि ना बराबर है। हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने खुद ये कहा है कि इस पॉलिसी की वजह से बिहार को काफी नुकसान हुआ है। 1993 में इस पॉलिसी को हटाया गया था, लेकिन तब तक बिहार की सिटी बच चुकी थी। 1964 में जहां बिहार की पर कैपिटा इनकम इंडिया के एवरेज का 54% थी, आज वो सिर्फ 30% पर रह गई है। एक टाइम में बिहार के पास राइस और शुगर मिल्स भी हुआ करती थी, जहां इंडिया का 40% शुगर प्रोडक्शन बिहार से होता था, लेकिन आज वो सिर्फ 4% पर रह गया है। और राइस मिल के स्कैम के चक्कर में 3000 में से 2000 फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। बिहार इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ 3500 फैक्ट्रीज हैं, जिस वजह से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार का सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है। और इसी वजह से बिहार की 80% वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई फैक्ट्रीज ही नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं है जहां पर काम मिले। बिहार लीची और मखानों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स ही नहीं है, जिस वजह से इनका फाइनल प्रोडक्ट बाकी स्टेट से बनता है और ये यहाँ भी पीछे रह जाता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार के 74 लाख माइग्रेंट्स थे जो कि बाकी स्टेट्स में जाके काम कर रहे थे। मार्केट में कहते हैं कि अगर बिहार को इंडिया से हटा दो तो रातों रात इंडिया पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी ब्लू कॉलर वर्क है, सभी में बिहारी काम कर रहे होते हैं। जहां लोकल आदमी 700-800 रुपए पर डे लेगा, लेकिन बिहार वाला बंदा 400-500 की तिहाड़ी में काम कर देगा, जिस वजह से वहाँ की लोकल लेबर भी बिहार के लोगों से हेट करती है। बिहार की बहुत यंग पॉपुलेशन है, जहाँ पर उनकी मीडियन एज सिर्फ 22 साल है, लेकिन उस वर्किंग पॉपुलेशन का कोई एफिशिएंट यूज ही नहीं हो पा रहा है। बिहार में सिर्फ 12% लोग सिटीज में रहते हैं कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 35%, यानी 88% लोग गांवों में रहते हैं। पर भाई बिहार से IAS IPS निकलते हैं तो भाई निकलेंगे ही ना, क्योंकि वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर में काम ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनना हो तो वहाँ पे अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं है, तो बंदा सरकारी जॉब के अलावा कहाँ पर जाएगा। और यहीं से बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जिस वजह से बिहार की डेवलपमेंट आज भी नहीं हो पाई है। जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि कैसे जमींदारी सिस्टम की वजह से कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गए थे। ये इतने ज्यादा हो गए थे कि दलित और लोअर कास्ट लोगों के लिए बिहार में रहना मुश्किल हो गया था। और इसी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन मुद्दा इस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना था। और सॉरी इस कास्ट के बेसिस पर वोट लेना था। जब 1991 में इंडिया में LPG आया तो बाकी स्टेट्स का फोकस डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे था, लेकिन बिहार में क्या नारा चल रहा था? विकास नहीं, सम्मान चाहिए। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के CM बने, जो कि उस टाइम में मुस्लिम्स, OBC और बैकवर्ड कास्ट के लिए एक तरीके से मसीहा ही थे। लेकिन लोगों को सम्मान मिला हो या ना मिला हो, उनके जेबों में पैसे वो तो पक्का नहीं मिल रहे थे। 1990 से 2005 तक बिहार की एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 1% थी और पर कैपिटा इनकम तो मानो एकदम शांत ही हो गई थी। बिहार में कास्ट इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि एक बंदे ने बिहार को सब सहारन अफ्रीका की ट्राइब से कंपेयर कर दिया, जो कि लड़ती रहती हैं। बस फर्क इतना है कि बिहार सिविल वॉर में नहीं है। इन 15 सालों में बिहार के गवर्नेंस को जंगल राज कहते थे। ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स बन गया था कि किसी भी सरकारी दफ्तर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ऊपर कास्ट को मिलती। इस चक्कर में सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। सेंटर से बिहार को पैसे तो मिलते थे, लेकिन वो सारे नेताओं की जेब में जाते थे, क्योंकि किसी को सैलरी तो देनी नहीं है। आप समझे, वो 7 रुपए या 60,000 करोड़ का बजट वो जाता कहाँ पे है? ना सोशल एम्पावरमेंट हुई, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। लालू
के हटने के बाद कुछ सालों बाद नीतीश कुमार आए, जिनके स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो ग्रोथ दिखी थी, लेकिन अब फिर से वही हाल है। और सारी पॉलिटिक्स कास्ट के बेसिस पे होती है, ना कि डेवलपमेंट के बेसिस पे। पिछले 70 सालों में बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यानी एक सीएम का एवरेज टेन्योर सिर्फ 1.5 साल रहा है। जो डेवलपमेंट की सोच एक गवर्नमेंट गलती से लेकर भी आती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है और उसे खत्म कर देती है। और जिस स्टेट के कैबिनेट के 72% मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस हो, उससे डेवलपमेंट की उम्मीद वहां के सिटीजन क्या ही कर सकते हैं। सीएम खुद चारा घोटाला करके बैठे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 10 पूरेस्ट स्टेट में बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। जितने भी बढ़िया इंडिकेटर्स होते हैं उसमें बिहार बॉटम में होता है, और जितने भी बुरे वाले होते हैं उसमें बिहार टॉप कर देता है। एक रिपोर्ट में 12 पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट की पॉवर्टी को मेजर किया था, जैसे हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट्स, कुकिंग फ्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें 2019 से 2021 तक बिहार के 33% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। हाँ, लेकिन फिर एक साल में बिहार ने पॉवर्टी 7% कम तो कर दी है, जो कि पूरी इंडिया में हाईएस्ट ग्रोथ थी। लेकिन उसके बाद भी बिहार में आज भी सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हैं। मजबूरी में बिहार के लोगों को बाकी स्टेट्स में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता है ना। एक एवरेज बिहार माइग्रेंट साल की सिर्फ 26,000 रुपीज घर बेच पाता है। इतने में क्या ही गुजारा होता है। अब ऐसे केस में बिहार के बच्चों को आईएएस की पढ़ाई ही लुभाती है, क्योंकि ना कोई फैक्ट्रीज है, ना कोई सर्विस सेक्टर है, तो बंदा करेगा क्या। और आईएएस की पढ़ाई भी इतनी ज्यादा महंगी है, तो वो भी लोन पे करनी पड़ती है। और जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो भी 0.5% से कम है। बिहार के लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा एज पर चल रही है, और बाई चांस को बिहार का बंदा अपने स्टेट से ऊपर उठ के कुछ बड़ा काम कर ले, कहीं अच्छी जगह नौकरी करने लग जाए, तो उसे हर दिन ये याद दिलाया जाता है कि तू बिहार से है और तुम्हारे जैसा नहीं है, तेरी और मेरी लीग अलग है। नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला, आर्यभट्टा, अशोका, ये सब इतिहास की बातें हैं। अगर अभी प्रेजेंट पर फोकस नहीं किया तो आज से 200 सालों बाद ये गरीबी वाला बिहार ये इतिहास में जाना जाएगा, ना कि वो गोल्डन पीरियड वाला। बिहार की जीडीपी 2012 में 2.47 लाख करोड़ थी, और 2024 में 8.54 लाख करोड़ तो आ गई है। इनफैक्ट यहाँ की ग्रोथ रेट भी बाकी स्टेट से कंपैरिजन में काफी तेज है, लेकिन ये ग्रोथ लोगों की प्रोस्पेरिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। नेशनल पर कैपिटा इनकम एवरेज आज भी बिहार की 1/3 है। बिना एम्प्लॉयमेंट के होती इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी रोड है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, आप बस चलते जा रहे हो। ये बात मैंने राजस्थान वाली वीडियो में भी बोली थी कि जब आपके आसपास आपको सिर्फ गरीबी दिख रही हो, बंजर जमीन दिख रही हो, लोगों के अंदर छोटा माइंडसेट दिख रहा हो, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हो, तो वहां के बंदे के अंदर ग्रोथ का माइंडसेट आ ही नहीं सकता है, और उसे अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल सरकार कुछ कर दे। लेकिन सरकार को तो अपनी जेब भरने से फुर्सत ही नहीं है। आपके बिहार को लेकर क्या थॉट्स है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।